ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर चर्चा करेंगे और चूंकि हर 2 महीने पे रिजर्व बैंक इस नीति की घोषणा करती है और अभी हमारा जो नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हुआ है, तो ये इस वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी। शंकर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार शंकर जी, हमें पता है कि रिजर्व बैंक ने अपनी इस वित्त वर्ष की पहली जो द्विमासिक नीति है, मौद्रिक नीति है, उसकी घोषणा की है और लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि जो 6.5% का रेपो दर है उसको रिजर्व बैंक ने बनाए रखा है। तो आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में और जानकारी देना चाहेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि रिजर्व बैंक इस दर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है और नए वित्त वर्ष में भी 6.5% की रेपो दर को बनाए रखा है। ये एक वैश्विक संकट है। एक तरफ से देखा जाए, जब कोरोना हुआ था उसके बाद में कई सारे सरकारों ने जो कहते हैं कि वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को लेके लोगों की बचाव के लिए, लोगों की नौकरियों के लिए, जीवन को बचाने के लिए खर्च किया था। और उसके बाद में हमारे जैसे इकोनॉमी रिकवर होने को आई तो यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ गई, फिर उससे फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गई। मोटे तौर पर विश्व भर में इन्फ्लेशन आ रहा है, जा रहा है। मतलब एक तरह से कहते हैं कि बहुत जिद्दी है इन्फ्लेशन। जो महंगाई है बहुत जिद्दी है और हमारे देश में महंगाई तरह तरह के पहलुओं में आते हैं। और सबसे बड़ा पहलू, क्योंकि हम लोग अभी भी एक लो मिडिल इनकम इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ कम से कम 40% के आसपास लोगों का खर्चा जो होता है वो खाद्य पदार्थों पे होता है जी। और जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है वो बहुत वोलेटाइल है या मर्क्यूरियल है, जिस तरह से वो ऊपर करता है नीचे आता है। और पीछे अभी बीच में टमाटर के भाव, अन्य पदार्थों के भाव में जो वृद्धि देखी गई थी, इसी तरह जो पेरिशेबल्स होते हैं, जैसे जो चीजें जल्दी हम रोजमर्रा के हमारी थाली में यूज करते हैं, उनके दामों में वृद्धि होती है और उसको संभालना मुश्किल होता है। तो रिजर्व बैंक का आप इसको 3 तरह से देखें, एक वैश्विक कारण, एक लोकल कारण और एक सेफ्टी का कारण। वैश्विक कारण यह है कि विश्व भर में इन्फ्लेशन जिद्दी है और विश्व भर के सेंट्रल बैंक अपना मुद्रा जो रेट है उसको पकड़ के रखे हैं। जैसे अभी पिछले महीने यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई, उन्होंने जम वहीं पर रखा हुआ उनका जो 5-5.5% जो दर है, जो अमेरिका के लिए बहुत ही ऊंचा है। हमारा जो है वो 6.5% पे है और हमने पकड़ के रखा है क्योंकि एक अनिश्चितता है वैश्विक इकोनॉमी में और उसको एड्रेस करने से पहले रेट को नीचे करना ठीक नहीं होगा। और रेट को इसलिए कतराते हैं सेंट्रल बैंक नीचे करने से क्योंकि उसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जो आपके और मेरे डिपॉजिट्स जो बैंकों के पास है, या जो मुद्रा स्थिति में अगर बढ़त हो जाए कि और महंगाई बढ़ न जाए और इन्फ्लेशन बढ़ न जाए, उसके लिए तो एक एहतियात के तौर पर इसको हम स्टेबल रखा है। ये भी सही है कि 7 मीटिंग्स में कम नहीं हुआ है लेकिन बढ़ाया भी नहीं है जी। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए जी। इस पहलू में 3 एक जो वैश्विक जो रोल है वो बड़ा होता है। जैसे ही हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट काटेंगे तो जो कहते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो होता है कि विश्व में हमारे यहाँ जो डॉलर इनफ्लो होता है, चाहे वो बॉन्ड्स के लिए हो या इक्विटी के लिए हो, लोग जो निवेश करते हैं भारत में वो इस मुद्रा स्थिति को देखते हुए करते हैं। और हम अभी तक उस स्थिति में हैं, लो मिडिल इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी वाला स्टेटस है, जहां पर हमको अपनी करेंसी का बचाव करना होता है, इसलिए इसको पकड़ के रखें।
जी, लेकिन शंकर जी, जैसा आपने कहा कि हम अपनी स्थिति को बचा के रखना है, तो अभी अगर हम देखें कि जिस तरह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और अभी हम जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े हैं, उनके हिसाब से $645 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है, तो ये स्थिति क्या जो लगातार रिजर्व बैंक की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी वजह से है नहीं ये हम इस स्थिति में आ जा पाए? जिस तरह से हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को संभाला है, उसके चलते हुए हम ये मुद्रा जो हम $645 बिलियन की बात करते हैं, उसको भी बचाना पड़ता है जी। अगर कल हम रेट कम कर दें, हमारे भारत की जो इंटरेस्ट रेट है वो समझिए अमेरिका की इंटरेस्ट रेट से या कोई और देश की इंटरेस्ट रेट में जो फर्क होता है, हम ज्यादा ब्याज देंगे तो हमारे यहाँ फ्लो होगा। ये सीधी सी बात है, डेवलपिंग इकोनॉमी की एक सीधी सी बात। और जब तक फ्लो आता रहता है, जब तक हम अपनी करेंसी को संभाल के रखेंगे, तब तक हमारा निर्यात होता रहेगा और निर्यात होने के बाद में हम ये जो $645 बिलियन की बात करते हैं वो सक्षम रहेंगे उसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने में। इसलिए ये जो $645 बिलियन है उसको हम अपनी पूंजी समझ के उसको संभालना चाहिए, क्योंकि ये पैसे न रिजर्व बैंक के न देश के, ये उन लोगों के जिन्होंने यहाँ पैसे लाए हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारी आयात बढ़ती है, हमको कच्चे तेल की आयात करनी पड़ती है। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कच्चे तेल का दाम अब फिर से $90 के आसपास प्रति बैरल हो गया है। दूसरा है अब सोने में, कमोडिटीज में सब जगह वृद्धि हुई है। और सिर्फ रिजर्व बैंक नहीं है, कई जितने सारे सेंट्रल बैंक है, सब लोग जरा अचंभित है कि ये जो इन्फ्लेशन इतना जिद्दी क्यों है। और एक डर अब नया जो पैदा हुआ है वो ये है कि शायद अगले 2-3 महीने में फिर से बढ़ जाए अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ जाए। और एक पूरे विश्व में एक थियरी अभी ये है, हायर फॉर लॉन्गर, मतलब जो ब्याज दर है वो ऊंचा रहेगा और लंबे दौर तक ऊंचा रहेगा। जी, लेकिन जैसे आपने मुद्रास्फीति और महंगाई की बात की शंकर जी, ये बात सच है कि उसको कंटेन कर उसको काबू में करने के लिए सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है, रिजर्व बैंक हमारी इस तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो लोग हर सामान्य व्यक्ति यूज करता है, चाहे हम दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो इनके मूल्यों में अभी भी बहुत ज्यादा ठहराव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, उसी का डर है। देखिए, हम ये जितने पदार्थों का नाम आपने लिया, ये सब पॉलिटिकल पदार्थ है। राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ला सकती है। तो सरकार की ये 2 कारण बताया है सरकार ने कि पिछले साल में जो अकाल गर्मी हुई या बारिश हुई, कई जगहों पे सूखा था, कई जगहों पे जो सोइंग ऑपरेशन बुआई पूरी नहीं हुई है, 20% कम बुआई हुई है कई जगहों पे। तो उससे क्या होता है, उत्पादन कम होता है। जब उत्पादन कम होता है, हम तो 140 करोड़ लोग हैं हमारे, तो जब उत्पादन कम होता है तो उसकी डिमांड और प्राइसिंग पे इम्पैक्ट होता है उसका। दूसरी बात यह है कि ये जो सब्जियां हैं, फल हैं जो है, उसके उत्पादन में हमारे यहाँ अब तक जो तकनीकी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिस तरह का प्रोसेसिंग होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। तो जब भी सीजन में उतार चढ़ाव होता है तब वो उसके दर में ऊपर जैसे बीच में आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले टमाटर 100 रुपये और उस पर कई सारे अटकलें और चुटकुले लगे। तो इसमें जो सीजनल फैक्टर होता है उस पर एक्चुअली मुद्रा नीति का बहुत कम प्रभाव होता है, क्योंकि अगर उत्पादन ही नहीं है तो आप मुद्रा दर बढ़ा के उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुद्रा दर अगर ज्यादा होगा तो लोग उसमें स्पेक्यूलेट कम करेंगे, उसमें जो सौदेबाजी होती है वो कम होगा, लोग उसकी होर्डिंग कम कर पाएंगे, क्योंकि आपको होर्डिंग करना हो तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे या किराए पे जगह लेनी पड़ेगी या ब्याज पे पैसे लेने पड़ेंगे, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। आप देखें तो अगर हमारी जो इन्फ्लेशन डेटा है उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें आप फ्यूल और फूड 2 चीजें निकालते हैं, जो ईंधन होता है गाड़ी चलाने के लिए या घर के लिए जो एनर्जी का कॉस्ट होता है और जो खाने के पदार्थ उसको निकाल दें तो 3% से कम है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन। लेकिन वो इट्स नॉट इनफ, वो उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम एक वैश्विक इश्यू से जूझ रहे हैं
और एक सीजनल डोमेस्टिक इश्यू से जूझ रहे हैं। जी शंकर जी, जो मौद्रिक नीति है रिजर्व बैंक की, इसका रुपए की कीमत के साथ क्या संबंध है और क्या रुपए की कीमत को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित रखने के रेंज में रखने के लिए भी रिजर्व बैंक इस तरह के प्रयास करती है? हाँ, तो इसमें एक सीधा सा इक्वेशन है। हमारी जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज का दर है, वो ब्याज का दर तय करता है कि जो विदेशी निवेशक है वो भारत में निवेश करता है, कितना तक करता है, कितने देर के लिए करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो संबंध है वो करेंसी पे होता है, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है, जो आपकी इकोनॉमी में उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके इन्फ्लेशन, महंगाई जितनी है उस पर तय होगी। आपने सुना होगा, बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग कहते हैं रुपया नहीं रहा, कम हो गया, इस तरह की जो बातें होती है, वो एक तरह का वो ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपकी जो रुपये की क्षमता है कोई चीज खरीदने या बेचने, उस पर असर पड़ता है। तो जब तक एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि इतने सारे कोरोना के बावजूद, यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद और कई सारे जो चुनौतियों के बीच में उन्होंने एक ऐसे एकदम स्थिरता से इसको रुपये को पकड़ के रखा है। देखने जाएं तो आज रुपया जो है, रुपया डॉलर का जो रेट है, बाकी सारे देशों से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये सच है कि हमने अभी पिछले हफ्ते नया रिकॉर्ड कायम किया, एक तरह से 83 रुपये 40 पैसे पर। लेकिन वो वैश्विक स्थिति जो है उसको देखते, तो जब आप अपना मुद्रा नीति तय करते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट रेट दूसरे जो विकसित देश है उनसे ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आपको निवेश की जरूरत है। आपको इसलिए भी उसको ऊंचा रखना चाहिए जिससे आपकी जो रुपये का यूएस डॉलर का जो रेट है उससे आपका निर्यात पॉसिबल हो। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले बढ़ते गया तो आपका निर्यात पे इफेक्ट हो सकता है। तीसरी बात, हम लोग 88% जो हमारा ईंधन है वो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इस तरह के इसमें हमको वो भी एक कंट्रोल करना चाहिए कि जब अगर रुपया बहुत डॉलर के मुकाबले तगड़ा हो गया तो आयात में लोगों को एनकरेजमेंट हो जाएगा। और सोने का आयात जैसे है, कच्चे तेल का आयात, तो इसका सबका एक समन्वय है, एक बिंदु से नहीं चलता है। तो हम लोग जब देखते हैं कोई एक तरीका जो आपको बाहर विदेश जाना होता है तब उसका महंगा लगता है, लेकिन हमको और आपको अगर स्टॉक मार्केट में या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना होता है तो ठीक लगता है। इसलिए जो रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है वो काफी हद तक बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट रही है, और इसके लिए मैं शक्तिकांत दास को और उनकी जो एमपीसी की कमेटी है उनको हमको शाबाशी देनी चाहिए। एक और शंकर जी महत्वपूर्ण बात है, जब भी मौद्रिक नीति की हम बात करते हैं तो वो जीडीपी से सीधा उसका संबंध है, और रिजर्व बैंक ने जीडीपी के बारे में जो आकलन किया है वो भी काफी सकारात्मक है कि 7% पूरे साल उन्होंने कहा है बनी रहेगी ओवरऑल। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग तिमाही में उन्होंने कहा है कि विकास दर हमारी रहेगी। तो ओवरऑल जो भारत की विकास दर है उस पर जो अभी घोषित मौद्रिक नीति है उसका कितना अच्छा असर पड़ेगा? तो मैंने पहले जैसे कहा कि एक समन्वय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है विकास दर को बरकरार रखने के लिए। तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेज न जाए और इकोनॉमी की विकास दर घट न जाए। जब आपकी इकोनॉमी 7% के ऊपर चल रही हो तो पहला सवाल उठता है कि क्या ये सही वक्त है विकास दर जब 7% हो तो आप ब्याज दर को घटाएं। ब्याज दर को घटाने से इन्फ्लेशन हो सकता है, इकोनॉमी ओवरहीट हो सकती है, इकोनॉमी में इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। इसलिए जो अभी का दर है और जो विकास दर अभी हम लोग कॉन्फिडेंट है कि 7%, इस 6.5% की जो ब्याज दर है उसके बावजूद हम 7% का जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस इकोनॉमी में वो क्षमता है कि वो जो महंगा ब्याज दर है उसको झेलते हुए भी वो ग्रो कर रहा है। और ये भी है कि डिमांड काफी तगड़ा है। जब डिमांड तगड़ा होता है तो ये जरूरी है कि हम ब्याज दर पे नियंत्रण रखें। जी शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर,
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।